नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है बिखरे अरमान। देश की राजधानी दिल्ली में 3 साल पहले कदम रखा, किंतु यहाँ काम की व्यस्तता के चलते इतना व्यस्त हो गया कि किसी दोस्त यार रिश्तेदार तो क्या, यहाँ तक कि 3 साल से माता पिता से भी मिलने न जा सका। कभी कभी वही पास आकर कुछ दिन रह जाते थे। यहाँ तक कि मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त अन्नू की शादी में भी न जा सका, जिसकी शादी 1 साल पहले प्रशासनिक सेवा के एक अफसर से हुई थी। इसके लिए अन्नू मुझसे नाराज भी थी, किंतु 8 दिन में भी मैंने उसे फोन पर ही पटा लिया था। इन 3 साल में ऐसा एक भी रविवार न रहा जिस दिन अन्नू से बात न की हो। अन्नू ने भी प्रॉमिस लिया था कि कम से कम रविवार का दिन तो उसके ही नाम रहेगा, और वैसे भी वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज भी बदल दिया था। हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहने वाला मैं देव, जिसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी, उस बोझिल जिंदगी के बोझ से अनन्या राय चौधरी ने निकालकर एक जिंदा दिल इंसान बना दिया, जो हर पल हर लम्हे को जीना चाहता हो। अनन्या घमंडी नक्चड़ी गुस्सैल लड़की कहें तो यह गलत नहीं होगा। वह नौकरों के साथ, बल्कि वह घर में भी रौब झाड़ती रहती। वह किसी भी काम की सिर्फ एक बार कहती, अगर आपने तुरंत कर दिया तो ठीक, और थोड़ी टाल मटोल की या कुछ समय बाद किया तो वह उसके मतलब का नहीं रहता और वह नाराज हो जाती। किंतु वह जितनी ऊपर से दिखाई देने वाली लड़की है, उतनी ही दिल की साफ और नरम। जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता उतनी जल्दी ही चला भी जाता, लेकिन हर कोई उसके दिल को समझ नहीं सकता था। उसके माता पिता, या कहूँ कि मेरे अंकल आंटी, जो मेरे पापा के अच्छे दोस्त व परिचित हैं, ने उसकी आदतों को बिगाड़ दिया। वह कुछ भी करे, वो उसे टोकते ही नहीं थे। एक बार मैंने अन्नू के सामने ही अंकल आंटी दोनों से कहा कि अंकल और आंटी, आप दोनों ने इसे कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ये कुछ भी करे, आप दोनों टोकते ही नहीं। अरे इसे समझाओ, कल इसे दूसरे के घर जाना है, जरा समझदारी से काम लिया करे। तो उन दोनों ने तड़ाक से जवाब दिया कि बेटा, अभी यह बच्ची है, बड़ी होकर अपने आप समझदार हो जाएगी। अंकल आंटी चुप होते उससे पहले अन्नू भी बोलने लगी, तू चिंता मत कर, तुझसे शादी कर तेरे घर नहीं आऊंगी। जिससे मेरी शादी होगी वह कभी तुझसे कहने भी नहीं आएगा। माता पिता के साथ बेटी का भी जवाब पाकर मैं चुप रह गया। वैसे कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। एक ओर तो मैं उसके माता पिता की बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि 22-24 वर्ष की लड़की उन्हें बच्ची ही नजर आ रही है। दूसरी ओर अन्नू, जो मुझे समझा रही है कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझसे इसकी शादी हुई तो मैं इसे समझता हूँ और इसके साथ जिंदगी हंस खेल गुजार सकता हूँ। परंतु इसे कौन समझाए कि इसका दिल वह भूल भुलैया है जिसमें हर इंसान मंजिल नहीं पा सकता। अन्नू स्वयं के लिए कैसी भी हो, किंतु मेरे लिए बहुत खास थी। उसकी दोस्ती का, उससे बातें करने का मैं इस तरह से आदी हो गया जैसे कोई नशा करने वाला नशे का आदी हो जाता है और वह उसके नशे में चूर रहता है। उसी तरह मैं अन्नू की बातों का, उससे मिलकर उसके साथ समय बिताने का आदी सा हो गया था। पता ही नहीं, एक अजीब सा खिंचाव मैं अन्नू के नाम में महसूस करता और अनायास ही उसकी तरफ खिंचा चला जाता। शायद दिल ही दिल में उसे प्यार करने लगा था।
किंतु उससे कहने की हिम्मत न कभी कर सका और न कर सकता हूँ। मेरी आंखों में उसके लिए उमड़ता प्यार उसने कभी देखा हो या न देखा हो, मैं भी उसकी आंखों को कभी पढ़ न सका, क्योंकि उसकी आंखों में आंखें डालकर टिके रहने की मुझ में हिम्मत न थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे दिल का हाल वह मेरी आंखों से न पढ़ ले, मुझे या मेरी दोस्ती को गलत न समझ ले, किसी अन्य रिश्ते को बनाने की सोचना या न सोचना, किंतु इस दोस्ती के रिश्ते को कम नहीं करना चाहता था। अन्नू के प्यार में मदहोश हो जाऊं उससे पहले ही मैंने अपना शहर छोड़ने का फैसला लिया। मेरे इस फैसले का मम्मी पापा ने तो कुछ ना कहकर सिर्फ इतना ही कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे करो, कहकर मेरा साथ दिया। किंतु अन्नू ने भरपूर विरोध ही नहीं किया, बल्कि दोस्ती तोड़ देने की धमकी भी दे डाली। एक पल के लिए तो मैं उसे विचलित हो गया, किंतु इस दोस्ती को कायम रखे रहने के लिए ही तो मैं यह फैसला ले रहा हूँ, और यही दांव पर लग जाए तो फिर कैसे। किंतु फिर मैंने भविष्य की चिंता न कर अन्नू को समझाया बुझाया तो वह मान गई, किंतु हमेशा मोबाइल पर बात करते रहने का उसने प्रॉमिस मांगा। मैंने हर रविवार उसके नाम करने का वादा कर दिया, और उस दिन से लेकर आज तक हर रविवार 2-4 घंटे बात करता रहता हूँ। अगर कभी मैं मोबाइल न लगा पाऊँ तो वह खुद लगा देती है। बस अपने प्यार को अपनी दोस्ती के दामन में समेटकर संभाले रखने में मुझे खुशी मिल गई, और सबसे बड़ी खुशी तो मेरी अन्नू की खुशी में थी। अन्नू को इस प्रकार खुश देख और सुन मैं स्वयं में प्रफुल्लित हो जाता, क्योंकि वह हमेशा मैं अपने और अपने पति को रोचक किस्से फ़ोन पर ही सुना दिया करती थी। वह मुझे महसूस करा देती थी कि वह बहुत खुश है। एक बार मैंने उससे पूछा कि अन्नू, उस तीसरे को कब दुनिया में ला रही हो जो तुम दोनों के प्यार की निशानी होगा? अरे यार, यह खुशखबरी कब सुनाएगी? तो उसने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी मैं इस ब्रह्मजाल में नहीं फंसने वाली, अभी तो हम दोनों ही खुश हैं, और जब लाऊंगी तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। अन्नू को अपने पति के साथ खुश सुनकर मैं अपने दिल में सहर्ष खुशी स्वीकार कर लेता। अरे भाई जरा हटो, मुझे निकलना है, स्टेशन आ गया। क्या? कौन सा स्टेशन है? क्या है, भोपाल है? हाँ भाई साहब, पर लग रहा है कि आप तो ख्वाबों में खोए हुए थे। पूरे रास्ते में आपको जब भी मैंने देखा तो आप आंख बंद कर मुस्कुरा रहे थे। हाँ वो तो है, 3 साल बाद अपने शहर जो लौटा हूँ। अच्छा भाई, धन्यवाद। उस अपने साथी यात्री से बात कर मैं स्टेशन से ऑटो पकड़कर सीधे घर पहुँचा। माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। माँ ने कहा, बेटा हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पर मैंने उनसे पहले अन्नू से मिलने की बात कही। वैसे भी उसने मुझे बताया था कि वह अपने पति के साथ इसी शहर में रहती है, पर अन्नू का नाम सुन मुझे महसूस हुआ मानो माँ के चेहरे पर खिली मुस्कुराहट झुर्रियों में बदल गई हो। तनाव भरी लकीरें उनके चेहरे पर साफ महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मम्मी पापा के अंकल आंटी से मतभेद होने पर मेरे दिल में उमड़ रहे विचारों को लगाम देते हुए माँ ने कहा कि बेटा अभी अभी तो आया है, पहले हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। वैसे भी तुझे पूरे 1 महीने रुकना है, आराम से सबसे मिलता रहे ना। मेरा दिल अन्नू के आकर्षण की तरफ खिंच रहा था। इस समय मुझे अन्नू चुंबक और स्वयं एक लोह का कण प्रतीत हो रहा था। अन्नू मुझे अपनी तरफ खींच रही और मैं न चाहकर भी उसकी तरफ खिंच रहा हूँ। मैंने चाबी उठाई और माँ से कहा कि मम्मा मैं अभी आया, आप खाना लगाओ, और तेजी से गाड़ी उठाकर बाहर निकल गया। माँ पीछे से शायद मुझे आवाज़ देती रह गई और मैं रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए बढ़ रहा था कि अचानक ख्याल आया कि अन्नू इस वक्त मिलेगी कहाँ? अपने घर? या उसने बताया था कि उसके पति को सरकारी बंगला भी मिला है,
यही सोचते मैंने सोचा कि उसे फ़ोन लगाऊं, फिर उसे सरप्राइज़ कैसे दूंगा। नहीं, मैं खुद ही ढूंढता हूँ, पहले घर या बंगला, दोनों ही जगह पहुँचना मेरे लिए सुलभ था। पहले बंगले पर ही जाना उचित समझा। अन्नू से मिलने की तमन्ना दिल में पाले प्रशासनिक अधिकारियों की कॉलोनी की तरफ मैं गाड़ी बढ़ाता हुआ चला जा रहा था कि कितनी खुश है वो। आज तक उसकी जुबान से सुना है, आज देख भी लूं, मुझे देखकर खुश तो होगी। और वो उसका पति पता नहीं कैसी मानसिकता का होगा, कहीं हमारी दोस्ती के रिश्ते को गलत तो नहीं समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अभी तक अन्नू मुझे ज़रूर बताती। वैसे भी अभी तक अन्नू ने हमारी दोस्ती के बारे में तो उसे बता ही दिया होगा। उसने बताया भी है या नहीं, खैर यह क्या फिजूल के विचार दिल में ला रहा हूँ। उसे अगर कोई ऐतराज होगा तो मैं अन्नू से मिलना छोड़ दूंगा। और क्या, अपने विचारों पर अंकुश लगा रहा था कि सामने चौराहे पर गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा। उधर ट्रैफिक पुलिस दूसरी तरफ का ट्रैफिक निकाल रही है। हमें सिग्नल मिलने के इंतजार में रुकना पड़ रहा है। इस वक्त ये चंद मिनटें या लगभग 1 मिनट ही मुझे बहुत भारी लग रही और मैं एक रोगग्रस्त बेचैन मरीज की तरह इधर उधर मुंडी घुमा रहा था कि अचानक अपनी ही गाड़ी की बराबर में खड़ी एक ऑटो रिक्शे पर मेरी नज़र ठहर गई। उस ऑटो में देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उस तरफ देख स्टैच्यू सा बन गया। सैकड़ों सवाल दिल में एक अचानक आए हुए तूफान की तरह घुमड़ने लगे। मैं बहुत कुछ बोलना सुनना चाह रहा, किंतु कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एकाएक उस दृश्य को देख मैं 4 साल पुरानी स्मृति में खो गया। एक दिन शहर में मैं और अन्नू एक दोस्त के घर से लौट रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी गर्म होकर बंद हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट न हुई। अब मैं तो यूं गाड़ी छोड़ने की कहीं जा नहीं सकता और अन्नू को यूं कहाँ फालतू में साथ रखना उसे ही परेशानी होती। ये सोच मैंने अन्नू को कहा, अन्नू मैं गाड़ी ठीक करा के आता हूँ, तुम ऑटो से घर निकल जाओ। अन्नू ने इतना कहा कि वह भड़क गई। उसे लगा कि मैंने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी हो। मैं और ऑटो, जब मैं पैदा हुई हूँ किसी दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठी। ऑटो में मैं, मेरे खानदान में कोई नहीं बैठा। फिर मैं कैसे? देव या मुझे गाड़ी यहाँ लेने आएगी या मैं पैदल ही जाऊंगी। मैं समझ गया कि यह अन्नू नहीं, उसके बाप का पैसा बोल रहा है। वह अपने बाप की दौलत के घमंड में चूर है। खैर कुछ ही देर में उसकी दूसरी गाड़ी लेकर ड्राइवर आ गया और उसमें बैठकर चली गई। उसका अहम कायम रहा। मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसी तरह हमेशा इसका अहम कायम रखना, कभी इसे किसी के सामने झुकने न देना। कि तभी कांच को ठोकते हुए हवलदार बोला, हेलो हेलो भाई साहब, सो गए क्या? यहाँ से गाड़ी हटाओ, जाम लग रहा है क्या? मैंने चौंक कर देखा तो पीछे गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही हैं, सामने ट्रैफिक साफ है। मैंने बगल में ऑटो देखी तो गायब थी। तुरंत गाड़ी बढ़ाई, सोचने लगा कि यह ऑटो किधर गई। उसमें तो अन्नू, लेकिन यह सब कैसे? अन्नू वह हमेशा अपनी गाड़ी से चलने वाली आज ऑटो में कैसे? ये कैसे हो सकता है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दुनिया को देखने में धोखा खा सकता हूँ, लेकिन अन्नू को पहचानने में कभी नहीं। परंतु अब कहाँ जाऊँ? अन्नू इस ऑटो में किधर गई? अब मैं उसे कहाँ देखूँ? और अगर ढूंढ भी लूँ तो क्या बात करूँगा? क्या ये कि गाड़ी से ऑटो तक का सफ़र कैसे पूछूंगा उससे? तमाम सवालों को दिल में लिए घर वापस आ गया। माँ ने बगैर कुछ पूछे या जाने खाना परस दिया। मैं खाने की थाली पर बैठ तो गया, लेकिन निवाला मुंह में नहीं ले पा रहा था, क्योंकि दिल आंसुओं से रो रहा था। मन में बेचैनी थी, सैकड़ों सवाल दिल में उमड़ रहे थे। कोई भी माँ हो
वह अपने बेटे के दिल से ही नहीं, उसकी रंग रंग से वाकिफ होती है। वह अपनी औलाद की हर हरकत पर, हर सांस, हर धड़कन को महसूस कर सकती है। शायद ही जान माँ ने अन्नू के बारे में बताना और चालू कर दिया। अन्नू की शादी से कुछ ही महीने बाद वह अपने पति से अलग हो गई।